हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे और पहला पार्ट चल रहा था हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण बाहर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 5 नंबर का आता है। ठीक है, बाहर किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाल सकते हो इसके बारे में पढ़ेंगे। देख सकते हो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बाहर कोई भी बिंदु उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन या व्यंजक। ठीक है, तो सिंपल सा डेरिवेशन है, बस आपको इसे अच्छे से समझना है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोज पे हमने अच्छी स्थिति पे बात कर ली थी कि अच्छी स्थिति पे कैसे निकाल सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पे भी बात कर ली थी। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 फिजिक्स, दोनों से मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। इस चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं क्लास 12 फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट पे है, उस पे जाके देख सकते हो। तो करो क्या, सब लोग कॉपी पेन निकाल लो। चलो इस डेरिवेशन को करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण बाहर कोई भी बिंदु हो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या बना लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव। ये हमारे पास मान लो एक भैया वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, इसको नाम दे देते वैद्युत द्विध्रुव को ए बी। आप मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव का यहाँ पे आवेश माइनस क्यू स्थित है, यहाँ पे आवेश प्लस क्यू स्थित है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। और जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होती है आपको पता है 2L होती है, सबको पता होगा ये। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2L होती है। आप मान लो वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु, यहाँ पे एक मध्य बिंदु है जिसे नाम दे देते O, और O से अब आपको करना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के बाहर कोई भी बिंदु हो उस पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। O से यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे आपका एक बिंदु है P, जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, जिस पे क्या निकालना है, हमें वैद्युत क्षेत्र E निकालना है। ठीक है, इस बिंदु P पे मान लो इस O से कितनी मीटर दूरी पे है, ये R मीटर दूरी पे, O से कितनी दूरी पे है, ये R मीटर दूरी पे स्थित है। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लिया और ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, O से R मीटर दूरी पर बाहर कोई भी बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, आप मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इस वैद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या हो है, P है। ठीक है, वो क्या है, P है। वैद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, P है। ठीक है, आप देखो जैसे ये द्विध्रुव आघूर्ण भी P हो रहा है, ये भी P हो रहा है, तो इसे और कोई बिंदु नाम दे दे। मान लो इसे हम दे दे S। ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हो जो आपका मन हो। तो हमने क्या किया, O बिंदु से R मीटर दूरी पे एक बिंदु S ले लिया जिस पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, क्योंकि P दो जगह हो जाता तो कन्फ्यूजन हो जाती। तो P क्या है, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो सिंपल ये जो P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ये जो R मीटर दूरी पे बिंदु S है, इसके बीच जो कोण थीटा होगा, ठीक है, कोण कितना होगा, थीटा होगा। ये हमने मान लिया, सिंपल सा देख लो। ठीक है, ये जो मतलब वैद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण उसे P माना, और ये जो R मीटर दूरी पे बिंदु S है इसके बीच जो कोण थीटा बनेगा, ठीक है, कोण कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ये सिंपल सी बात है। आप देखो इसकी कुछ बातें हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, फिर आपको आगे पूरा समझाएंगे फिर से। ठीक है, लिखते हैं माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए बी जो के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, ए बी है जो कि के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, ए बी है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, मतलब जो चित्र में बनाया जाता है वो लिखा जाता है, के माध्यम में स्थित है। ठीक है, तथा इसके ए सिरे पर माइनस क्यू तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, तथा ए सिरे पर माइनस क्यू तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। ठीक है, देख सकते हो ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है, अल्प दूरी 2L पर स्थित है। ठीक है, कितनी दूरी पर स्थित है भैया, अल्प दूरी 2L पर स्थित है। ये हमने मान लिया।
ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर स्थित है। और मान लो इसका द्विध्रुव आघूर्ण पी है तथा इसका द्विध्रुव आघूर्ण पी है तथा द्विध्रुव आघूर्ण जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये कितना है, पी है। द्विध्रुव आघूर्ण कितना है भैया, पी है, ठीक है, तथा इसका द्विध्रुव आघूर्ण पी है। आप मानते हैं कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r मीटर दूरी पर बाहर कोई बिंदु S है जिस पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है। लिखते हैं माना वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर बाहर कोई बिंदु S है, बाहर कोई बिंदु क्या है, S है, बाहर कोई बिंदु S है, ठीक है, कोई बिंदु क्या है भैया, S है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, मान लो लिख दिया, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे कोई बात रटने वाली नहीं है, आपको समझना है कि आपने पहले क्या लिखा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और ये भी मान लो कि ये के पारा वैद्युतांक के माध्यम में स्थित है तथा ए सिरे पर माइनस क्यू तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर स्थित है तथा द्विध्रुव आघूर्ण पी है। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण पी है, माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r मीटर दूरी पर बाहर कोई बिंदु S है जिस पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है। आप S मानो, P मानो, K मानो, जो मानो वो मानो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बिंदु चाहे जो मान लो, ठीक है। तो S मान लिया हमने। आप देखो यहाँ पे आपको पता है पहले आपको माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु S पे वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण निकलेगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वैद्युत क्षेत्र आपका निकल आएगा। अब मान लो इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र कार्यरत होगा वो यहाँ पे E1 होगा और जो ये प्लस क्यू के कारण होगा वो यहाँ पे E2 होगा, ठीक है, प्लस क्यू के कारण E2 होगा, ठीक है। माइनस क्यू के कारण यहाँ पे E1 वैद्युत क्षेत्र होगा, प्लस क्यू के कारण E2 वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। आप देखो क्या करते हैं, ये जो बिंदु आपका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, ध्यान से देखना, ये जो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है इसे दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों में वियोजित करने पर, ठीक है, समझते रहना, एकदम आसान है, बस आपको समझना है। लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों में वियोजित करने पर, P को दो घटकों में वियोजित करने पर, ठीक है, दो घटकों में हमें इसे वियोजित करना होगा, दो घटकों में वियोजित करने पर, ठीक है, दो घटकों में क्या करेंगे, इसे वियोजित करेंगे। दो घटकों में वियोजित कैसे होगा वो आपको यहाँ पे समझाते हैं चित्र पे। देखो आपको एक चीज़ पता है, देखो यहाँ पे हमें जैसे इसे दो घटकों में वियोजित करना है तो देखो इस टाइप से आपको पता है, मान लो ये आपका इस टाइप से, ठीक है, ये है आपका, अगर यहाँ पे कोण थीटा हो तो आपको पता है जहाँ पे कोण थीटा होता है उसके साथ आपका घटक कौन सा होता है, मान लो यहाँ पे P, ठीक है, तो उसके साथ घटक कौन सा होगा, इधर वाला घटक जिसे क्षैतिज घटक बोलते हैं वो P cos थीटा होता है, और जिस पे थीटा नहीं लगा होता वो वाला घटक ऊर्ध्वाधर घटक होता है, वो P sin थीटा होता है। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, लंबवत भी होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात समझो कि आपका देखो इस टाइप से मान लो जिसके साथ कोण थीटा बन रहा होता है वो आपका क्षैतिज घटक बनाता है P cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा होता वो ऊर्ध्वाधर घटक बनाता है P sin थीटा, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल ये P cos थीटा बनाते हैं P sin थीटा। अब जब आप इसके दो घटक करोगे इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के, जब आप इसके दो घटक करोगे तो मान लो यहाँ पे जो पहला घटक इसका आएगा ये यहाँ पे होगा, क्योंकि जिधर थीटा बनेगा उधर cos थीटा होगा, आपको पता है जिधर थीटा कोण होगा उधर cos थीटा होगा, तो ये थीटा इधर बन रहा है ना, तो यहाँ पे आपका क्या कार्यरत होगा, P cos थीटा, यहाँ पे क्या कार्यरत होगा, P cos थीटा कार्यरत होगा, यहाँ पे क्या कार्यरत होगा, P cos थीटा। और आपका जो ऊर्ध्वाधर घटक P sin थीटा होता है इसके जस्ट लंबवत होता है, P cos थीटा के लंबवत होता है, तो यहाँ पे जाके आपका क्या कार्यरत हो जाएगा, P sin थीटा यहाँ पे। और ये P किसका है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला, ठीक है, तो इधर P cos थीटा कार्यरत होगा, इधर P sin थीटा कार्यरत होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों में वियोजित करने पर पहला क्षैतिज घटक कौन सा होगा, P cos थीटा, क्षैतिज घटक कौन सा होगा, P cos थीटा, जो कि क्या होगा, क्षेत्र की दिशा पे होगा, क्योंकि इसी दिशा पे आपने बिंदु भी लिया और इसी दिशा पे आपको वैद्युत क्षेत्र भी निकालना है और इसी दिशा पे P cos थीटा कार्यरत भी है, तो ये आपका क्षेत्र की दिशा पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्षेत्र के अनुदिश होगा या क्षेत्र के
अच्छी स्थिति पे होगा। ठीक है, ये क्षेत्र के अनुदिश होगा या क्षेत्र की अच्छी स्थिति में होगा। लिख सकते हो क्षेत्र के अनुदिश, क्षेत्र के अनुदिश। ठीक है, क्योंकि इसी दिशा पे आपको वैद्युत क्षेत्र ई भी निकालना और इसी दिशा पे पी कॉस थीटा भी कार्यरत है, अतः ये क्षेत्र की ही दिशा पे है, अर्थात क्षेत्र के अनुदिश होगा। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर घटक पी साइन थीटा होगा, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक जो पी साइन थीटा होगा, जो ऊर्ध्वाधर घटक पी साइन थीटा होगा वो क्या होगा, क्षेत्र के लंबवत, क्योंकि इससे ये क्या है 90 डिग्री के कोण पे लंबवत है, इसलिए इस पे लिख देना ये क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा, क्षेत्र के लंबवत कार्यरत होगा। ठीक है, ध्यान से यही बातें आपको समझनी है। ठीक है, पहले हमने आपसे कहा चित्र समझ गए थे पूरा, फिर इसके बाद हमने आपको कहा कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है इसे दो घटकों में आपको वियोजित करना है। तो हमने पहला घटक इससे क्षैतिज घटक किया, और देखो जिधर साइड थीटा होता है उधर P cos थीटा होता है, तो थीटा इधर साइड था तो इसलिए इधर इस पर आपका क्या कार्यरत हुआ, P cos थीटा, और जिसमें थीटा नहीं होता वो क्या कार्यरत होता है, साइन थीटा, तो इसके लंबवत ही हमें लेना होगा। इसके देखो क्योंकि ये cos थीटा साइन थीटा के लंबवत होता है, 90 डिग्री पे होता है, तो इसलिए ये cos थीटा था, तो हमने इसके लंबवत जस्ट लिया इधर साइड दूसरा घटक P sin थीटा। ठीक है, लंबवत पे आपको लेना होता है, तो हमने लंबवत ले लिया P sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखा गया क्षैतिज घटक P cos थीटा जो कि क्षेत्र की ही दिशा में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इधर ही तो निकालना है, तो क्षेत्र की दिशा में अर्थात क्षेत्र के अनुदिश, और ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो क्या है, P sin थीटा जो कि क्षेत्र इस दिशा पे है, तो ये क्या है, इसके लंबवत है, क्योंकि P cos थीटा के लंबवत अर्थात वैद्युत क्षेत्र के भी लंबवत है, तो हमने लिख दिया क्षेत्र के लंबवत। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आप देखो जब क्षैतिज घटक P cos थीटा क्षेत्र के अनुदिश होगा, यहाँ से नीचे से लिखते हैं P cos थीटा, देखो आप क्योंकि आपको माइनस क्यू के कारण यहाँ पे E1 का मान निकालना होगा और प्लस क्यू के कारण आपको E2 का मान निकालना होगा। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण E1 वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, प्लस क्यू के कारण E2 वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि P cos थीटा क्षेत्र के अनुदिश है, क्षेत्र के अनुदिश है, अनुदिश है, अतः अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ध्यान से समझो, जब P cos थीटा क्षेत्र के अनुदिश है, यहाँ पे समझने वाली बात है। देखो जब अच्छी स्थिति का चित्र बनता है तो ऐसे बनता है, कोई वैद्युत द्विध्रुव ए भी होता है, ठीक है, हमने पढ़ाया हुआ है आपको, ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश होता है, इसके मध्य बिंदु ओ से अक्ष पे लेना होता है बिंदु, तो इस बिंदु ओ से हम r मीटर दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है। ठीक है, ओ से स्मॉल r मीटर दूरी पे एक बिंदु P लेते हैं जिसमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, अर्थात जिधर वैद्युत द्विध्रुव होता है उसी दिशा पे बिंदु P होता है। तो वैसा ही जब आपका P cos थीटा क्षेत्र के अनुदिश है अर्थात क्षेत्र की दिशा में, देखो P cos थीटा इस दिशा में है और वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में निकालना है। इस पे देखो वैद्युत द्विध्रुव इस दिशा पे है और ये बिंदु P भी इस दिशा पे और वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा पे निकालना है। ये अच्छी स्थिति का चित्र बनाया है नीचे। ठीक है, तो जब P cos थीटा इस दिशा पे, आपको वैद्युत क्षेत्र भी इस दिशा पे निकालना है, तो आपको जब P cos थीटा क्षेत्र के अनुदिश होगा तब आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लगेगा। और अगर बात करें P sin थीटा की, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत है, देख सकते हो ध्यान से, क्षेत्र के लंबवत यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो निरक्षीय स्थिति पे क्या होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसके मध्य बिंदु O से इस टाइप से लंबवत यहाँ पे बिंदु P लेते हैं जिस पे E का मान निकालते हैं। यही तो करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत लेते हैं ना बिंदु P, तो वैसे ही ये क्या है, क्षेत्र के लंबवत है, अतः जब P sin थीटा होगा तो आपको निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाना है, और जब P cos थीटा होगा मतलब ये क्षेत्र की दिशा पे है, अर्थात क्षेत्र इधर है तो ये भी इसी दिशा पे है, तो आपको अच्छी स्थिति पे लगाना है। यही चीज़ समझने वाली बात है। ठीक है, यही चीज़ समझने वाली बात है यहाँ पे। क्षेत्र के अनुदिश है, इसीलिए हमने लिखा कि अतः अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सबको पता होना चाहिए। क्या सूत्र होता है, E होता है 1/4πε0 K 2P अपॉन में R3। ये सूत्र हमने आपको निकलाया था, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ये आया किसके इक्वल आएगा, ये E1 के इक्वल, क्योंकि ये इस वाले आवेश के कारण निकालोगे तो आपका ये E1 के इक्वल आएगा। E1 = 1/4πε0 K 2P अपॉन R3। और ये सूत्र किसका, अच्छी स्थिति वाला हमने लिख दिया। ठीक है, नीचे से इसी टाइप से लिखेंगे P sin थीटा
पी साइन थीटा क्षेत्र के लंबवत कार्यरत है, क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है, जैसे अनुदिश लिखा था वैसे लंबवत है, क्षेत्र के लंबवत है। अतः निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। जब आपका क्षेत्र के लंबवत कार्यरत होगा तो निरक्षीय स्थिति पे लगेगा, तब आपका वो जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो E2 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे और आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन में R3। ये होता है निरक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला। बस अच्छी स्थिति पे 2P अपॉन R3 होता है और निरक्षी पे P अपॉन R3 होता है। ये फ़र्क होता है दोनों पे, अच्छी और निरक्षी पे, ठीक है। तो E1 का मान निकल आया, E2 का मान निकल आया। आप क्या निकालना है? परिणामी वैद्युत क्षेत्र E का मान, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना होगा। देखो ये जो वैद्युत क्षेत्र E यहाँ पे कार्यरत था, ये वैद्युत क्षेत्र E यहाँ पे था ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोण जो है, यहाँ इसके बीच का कोण आपको फाई मान लेना है, इसके बीच का कोण आपको क्या मान लेना है? फाई मान लेना है। क्या मान लोगे? फाई। और जब फाई मान लोगे, ठीक है, जब फाई मान लोगे तो यहाँ पे समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। इसे इस टाइप से जोड़ देते हैं, ये आपका ये था, ठीक है। देख लो पूरा चित्र वही है, इस टाइप से आपका था। देखो ये था, ये था और ये था, ठीक है, यही तो था। इसको हमने केवल क्या किया, इस टाइप से मिला दिया है। यहाँ पे E2 कार्यरत है, यहाँ पे E कार्यरत, यहाँ पे E1। तो जब ये वाला कोण फाई है, देखो ध्यान से देखना, ये वाला कोण फाई है, ये यहाँ पे E है, ठीक है। देखो ध्यान से, आपका यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र E कार्यरत है, ये वाला, यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र E2 कार्यरत है, ये वाला। और जब इस दिशा पे E1 कार्यरत है तो आपका इस दिशा पे ऊपर भी आपका E1 ही कार्यरत होगा, ठीक है। ध्यान से समझो, सिंपल देखो, आपका जैसे अलग आपको चित्र बना दे। देखो जैसे यहाँ पे आपका E था, ये तो आपको पता था पहले, यहाँ पे E था, यहाँ पे E था, इस दिशा वाला ये वाला E2 था, ठीक है। देख लो इस दिशा वाला E1 था, इतना सबको पता है कि नहीं? बताओ इतना था कि नहीं? इधर वाला E था, इधर वाला E1 था, इधर वाला E2 था, ठीक है। जब इधर वाला इधर वाला E1 और इधर वाला E2 था, ठीक है। तो जब ये नीचे वाला E1 होगा तो ये ऊपर वाला भी आपका E1 ही हो जाएगा, ठीक है। जब नीचे वाला E1 होगा तो ये ऊपर वाला भी आपका E1 ही हो जाएगा। और यहाँ पर से आप जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालोगे, लिख सकते हो कि फाई कोण पर E1 व E2 के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र, E1 व E2 के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र वो आ जाएगा E इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E इक्वल टू आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझो, हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपका इस दिशा पे E1 कार्यरत है, यहाँ पे ये वाला बीच वाला E कार्यरत है, इधर E2, इसके बीच का कोण फाई मान लिया। जब ये वाला E1 है इस वाला, तो ऊपर वाला भी E1 होगा। और यहाँ पे सूत्र कौन सा लग जाएगा? E स्क्वायर बराबर, ठीक है। कौन सा सूत्र लग जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यहाँ पे ये वाला आपका कर्ण बन जाएगा E, और ये वाला आपका क्या बन जाएगा? ये देखो, जब ये E1 है तो ऊपर वाला E1 हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये E2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? E2। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण है E, तो E का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर E2 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा E स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात सिंपल आपको समझनी है, ये बात आपको सिंपल समझनी है, ठीक है। आप सिंपल ये जान लो कि जब फाई कोण, यहाँ पे फाई कोण मान लेना, लिख देना फाई कोण पर E1 व E2 के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो आएगा वो आएगा E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। कैसे आएगा वो समझ लो। यहाँ पे ये वाला E है बीच वाला, ये वाला देख सकते हो, ये वाला E2 है। जब ये E1 है तो ऊपर वाला भी E1 होगा। तो जब ये कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके सामने की भुजा लंब और आधार, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो फाई कोण पर E1 व E2 के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल सकते हो E बराबर, जब स्क्वायर लगा तो उधर स्क्वायर हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट। E बराबर अंडर रूट लग जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर,
ई बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, यही आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा। बस करना क्या है, यहाँ पे E1 की वैल्यू रखनी है आपको, E2 की वैल्यू रखनी है और आपको पूरा आंसर निकाल लेना है, पूरा सूत्र निकाल लेना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो पहले जब ये थ्योरी लिखी गई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों में विभाजित किया गया, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो यहाँ पे P cos थीटा क्षेत्र के अनुदिश था, इसलिए अच्छी स्थिति में फॉर्मूला लगा E1 बराबर, P sin थीटा क्षेत्र के लंबवत था, इसलिए निरक्षीय स्थिति में फार्मूला लगा E2 लगा निरक्षीय स्थिति पे। ये दोनों E1 और E2 के मान आए। फिर हमने यहाँ पे कोण फाई मान लिया। ठीक है, ये वाला कोण आपका फाई मान लिया, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये कोण फाई मान लिया, तो फाई कोण पर E1 व E2 के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र E स्क्वायर बराबर हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E जो होगा कर्ण का कार्य करेगा, ये E1 जो होगा आपका लंब का कार्य करेगा और E2 जो होगा आधार का कार्य करेगा। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। यहाँ पर से जब स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा, तो E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब क्या करना है, अब बोल्ड तो भर चुका है, तो अब हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, सब लोग ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये जो वैल्यू आई ना E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिख देंगे, E1 E2 की वैल्यू अलग अलग लिख देंगे और फिर आपको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इतने का ले लो पूरा स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब आएगा नहीं बोर्ड पर, तो इतना इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लो ज़रा। ठीक है, जितना सिंपल यहाँ पे आया था हमने यहाँ पे लिख दिया E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। आप क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल E1 की वैल्यू रखते हैं, E2 की वैल्यू रखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इक्वल टू अंडर रूट बनाओ इस टाइप से बड़ा E1 की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और है क्या 2p/r³, और स्क्वायर करना है। अभी तो E1 की वैल्यू रखी, इसका स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर भी कर दो, प्लस लगाओ यहाँ पे। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाया। E2 की वैल्यू कहाँ है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K p/r³, और इसका भी होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ये आपका हो गया, देख लो, समझ सकते हो। E1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2p/r³, तो इसका स्क्वायर कर दिया गया। E2 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K p/r³, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया गया। आप सॉल्व करते हैं सिंपल, E इक्वल टू अंडर रूट, इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है समझना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, P है, r³ है। यहाँ पे देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, P है, r³। मतलब ये चीज़ कॉमन है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K p/r³ इस पर भी है, इस पर भी है, तो दोनों से ले लो कॉमन। तो यहाँ पे लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K p/r³ को ले लेते कॉमन, और क्या आएगा कॉमन, स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर भी लगा, इसका स्क्वायर भी तो करोगे, तो यहाँ पे कॉमन आएगा स्क्वायर, और अंदर कोष्टक पे क्या बच जाएगा, इससे देखो आपने क्या निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K p/r³, तो क्या बच जाएगा 2 और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस, इससे तो ये पूरा कॉमन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K p/r³, तो इस पर क्या बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर, ये बच जाएगा। सिंपल यहाँ पे सब लोग समझो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K p/r³, इसका स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, तो इसमें भी था ये, इसमें भी था, तो जब इससे ये निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K p/r³, तो क्या बचेगा केवल 2, तो 2 बच गया, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, प्लस आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K p/r³, इस पर कॉमन ले लिया इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर क्या बचा, 1 बचा। आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका। ठीक है, आप क्या करना है, सॉल्व कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो सॉरी यार, एक चीज़ तो गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, देखो जो आपने यहाँ पे जब लिखा था अच्छी स्थिति पे, मतलब जब P cos थीटा अच्छी स्थिति पे कार्यरत है, तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2p/r³, तब यहाँ पे इसके साथ आपको cos थीटा भी लगाना था, क्योंकि इसके साथ cos थीटा लगा हुआ था, तो यहाँ पे आपको cos थीटा भी लगाना था, तब बनाना था समीकरण 1। तो ये चीज़ यार गलती हो गई, तो उसके लिए सॉरी। जहाँ पे अभी स्क्रीनशॉट लिया था ना, जब कॉपी पे नोट करना, तो जहाँ पे आपने लिखा था कि P cos थीटा क्षेत्र के अनुदिश कार्यरत है, तब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2p/r³, उसके आगे लगा लेना cos थीटा। और जहाँ पे आपने साइन थीटा वाला लिखा था कि आपका जो साइन थीटा है, मतलब P साइन थीटा जो था, ये वाला P साइन थीटा क्षेत्र के लंबवत कार्यरत है, इसलिए निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K p/r³, और आगे लगा लेना साइन थीटा, तब बनाना समीकरण 1 और 2। ये चीज़ हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो इसके लिए
सॉरी, ठीक है। तो करना क्या, जहाँ पे समीकरण 1 और 2 बनाया था वहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, मतलब जहाँ पे पी कॉस थीटा के कारण था उस पे कॉस थीटा आगे लगा देना, जहाँ पे पी साइन थीटा के कारण था वहाँ पे साइन थीटा बस आगे लगा देना, ठीक है। बस यहाँ पे कॉस थीटा लग जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा लग जाएगा, क्योंकि केवल पी नहीं था, कॉस थीटा भी लगा था, साइन थीटा भी लगा था, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, बस यही गड़बड़ हुआ है और पूरा सही है, ठीक है। जहाँ पे कॉस थीटा नहीं लगा था वहाँ पे लगा लेना नीचे साइड, जहाँ यहाँ लिखा था ना कि आपका पी कॉस थीटा छेद के अनुदिश कार्य है तो अच्छी स्थिति पे बस उस पर कॉस थीटा और उस पर साइन थीटा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है उसको सुधारते हैं, ठीक है। जो मिस्टेक हुई है उसको सुधारते हैं। तो देखो इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू रखते हैं E = अंडर रूट बनाओ E1 स्क्वायर, तो E1 की वैल्यू है ये 1/4πε0 k और 2p/r³, 2p/r³, और आगे क्या था, कॉस थीटा भी है, कॉस थीटा भी है, ठीक है। तो कॉस थीटा लगाओ, अब करो इसका स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E2 की जगह है 1/4πε0 k और फिर है p/r³ साइन थीटा, p/r³ साइन थीटा, इसका करो स्क्वायर। ये चीज़ बस गड़बड़ हुआ था, आगे का पूरा सही जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। देख लो E1 की जगह रखा 1/4πε0 k 2p/r³ कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 k p/r³ साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते इसे, करना बस वही तरह है जैसे 1/4πε0 k p/r³ का अमल लिया था वैसे ले लो। E = आ जाएगा कितना, अंडर रूट पे आ जाएगा 1/4πε0 k p/r³ का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और बच क्या जाएगा अंदर कोष्टक पे, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा और cos थीटा बचेगा, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, देखो जब 1/4πε0 के p/r³ का स्क्वायर निकाल लोगे तो अब क्या बचेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। छोटा कोष्टक लगाते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये देख लो ध्यान से कहाँ पे गड़बड़ हुआ था, अब आपको समझ में आ रहा होगा। केवल वहाँ पे कॉस थीटा नहीं लगा था, साइन थीटा नहीं लगा था और पूरा सेम है। यहाँ पे 1/4πε0 के 2p/r³ है, यहाँ पे 1/4πε0 के p/r³ है, तो आपको पता है ये कॉमन हो जाएगा दोनों से, हमने ले लिया कॉमन 1/4πε0 के p/r³ का स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पर से ये कॉमन लिया तो क्या बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, और बाकी पूरा सही है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं E = आप देखो एक चीज़ और देखना, यहाँ पे एक चीज़ और देखना, इसका स्क्वायर है तो जब अंडर रूट से कोई चीज़ बाहर आता है, मान लो √2 का स्क्वायर है तो इसे आप क्या लिखते हो, बाहर आएगा अंडर रूट से तो स्क्वायर हट जाएगा, केवल एक बार लिख देंगे। मतलब कोई चीज़ 2 बार होती है तो अंडर रूट से बाहर आने के बाद वो एक बार लिखी जाती है, तो इसमें ये 2 बार है तो अंडर रूट से बाहर आने के बाद क्या लिखी जाएगी, एक बार। तो यहाँ पे केवल 1/4πε0 के p/r³, ये आ जाएगा अंडर रूट से बाहर, अंदर क्या बच जाएगा, केवल इतनी वैल्यू, ठीक है। 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। देख लो समझ लो, जैसे 2 का स्क्वायर होता है ना, मतलब कोई चीज़ 2 बार होती है अंडर रूट पे, तो जब अंडर रूट से बाहर आती है तो एक बार लिखी जाती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू 2 बार थी, इसका स्क्वायर है 2 बार है, तो जब ये अंडर रूट से बाहर आएगी तो एक बार लिख दिया जाएगा 1/4πε0 के p/r³। आगे सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर करोगे 4 cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देख लो ध्यान से 1/4πε0 के p/r³ और आगे 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करते E = 1/4πε0 के p/r³ और अंदर क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। मैथ वालों को तो पता होगा कि आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग कर देते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा को वैसा ही रखो प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आ जाएगा E = 1/4πε0 के और p/r³, अंडर रूट पे क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट पे क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा मिलके 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस का 1,
यही वैल्यू आएगी, सही से लिख देते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही सूत्र है वैद्युत द्विध्रुव के कारण बाहर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये आएगा सूत्र और इसका मात्रक भी लिख सकते हो न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सबको मात्रक पता है ना, न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो मात्रक लिख सकते हो न्यूटन प्रति कूलम। ये सिंपल सा सूत्र आएगा। देखो गड़बड़ केवल कहाँ पे क्या था, जो पहला समीकरण बनाया था उस पर कॉस थीटा हम लगाने को भूल गए थे, तो जहाँ पे पी कॉस थीटा के कारण था वहाँ पे कॉस थीटा आगे लग जाएगा अच्छी स्थिति पे। जहाँ पे पी साइन थीटा के कारण था वहाँ पे साइन थीटा लग जाएगा। आप फाई कोण पर E1 व E2 के बीच परिणामी निकालोगे, ई स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 की वैल्यू रख देना उसका स्क्वायर, E2 की वैल्यू रख देना उसका स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो 2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दो, इतनी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। देखो डेरिवेशन अच्छी स्थिति का भी बड़ा था, निरक्षी का भी बड़ा था, और ये वाला जो है बाहर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इसका भी बड़ा है। प्रैक्टिस से ही आएगा, जब आप 1-2 बार इसको अपने मन से कॉपी पर पूरा सॉल्व करोगे ना 1-2 बार, तो आपको एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आएगा, बार बार उसे रफ कॉपी पे सॉल्व करो। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। अगर कम समझ में हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यार अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किया करो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, क्लास 12 केमिस्ट्री की, दोनों की मस्त तरीके से तैयारी हो रही है चैनल पे। मस्त तैयारी कर सकते हो, कोचिंग की आपको कोई आवश्यकता नहीं, मस्त पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर भी आप ला सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो।